Welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आल्सो प्रोवाइड यू CBSE and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और दिल्ली बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper. and हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आज हम क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं. मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, उन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. चलिए, द टर्म ओल्ड रिजीम रेफर्स टू. फ्रांस के टर्म में ओल्ड रिजीम, मैम रिजीम क्या होता है? रिजीम को चाहे आप प्रशासन बोल लीजिए, पुराना प्रशासन या व्यवस्था, ठीक है. मैम ये क्या होता है? ये जो पुराना प्रशासन व्यवस्था किस चीज को इंडिकेट करता है? फ्रांस के टर्म में ब्रैकेट में लिखा है फ्रांस, फ्रांस की बात की गई है. तो फ्रांस में ये पुरानी प्रशासन व्यवस्था कौन सा टाइम पीरियड है? ये द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन अंडर एन ओल्ड एम्परर, जो सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ओल्ड एम्परर के अंडर था उसको बोला जाता है. सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, से पहले के टाइम पीरियड को बोला जाता है. या द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 के बाद को बोला जाता है द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस अंडर द जैकोबिन. अब हमें पता है ना, एक जैकोबिन क्लब्स थे हमारे वहाँ पे, पॉलिटिकल क्लब्स, उनको बोला जाता है. नहीं, ओल्ड रिजीम मतलब ये पुरानी प्रशासन व्यवस्था उसको बोला जाता है जो 1789 से पहले का टाइम पीरियड था. राइट, तो हमारा आंसर है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन मैम ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 की साइड बढ़ेंगे. चलिए, मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर नोन एज. हमें पता है हमारे वहां पर बने थे कुछ पॉलिटिकल क्लब्स, और पॉलिटिकल क्लब्स में एक पॉलिटिकल क्लब मैम बहुत फेमस था. कौन सा मैम? जैकोबिन क्लब. कौन सा? जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है जैकोबिन क्लब के जो है मेंबर थे, मतलब लीडर थे. इन्होंने लीड किया था. और आपको पता है जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टाइम पीरियड था उसको रेन ऑफ टेरर भी बोला जाता था. भाई उनकी जो पनिशमेंट की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही खतरनाक थी. वो ग्लूटाइन कर देते थे लोगों को, तो वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को क्या बोलते थे? सेनक्यूलोट्स जो है इनको बोलते हैं. ES जो होता है इसमें साइलेंट होता है, तो सेनक्यूलोट्स जो होते हैं वो हम बोलते थे जैकोबिन क्लब के मेंबर को. ये जो है क्या पहनते थे मैम? ये रेड कैप पहनते थे. ठीक है, वो रेड कैप लिबर्टी को शो करती थी. और स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, ठीक है, लाइन धारियों वाले जो है ट्राउजर्स जो होते थे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे. और साथ में एक रेड कलर की कैप पहनते थे जो लिबर्टी को शो करती है. तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3. फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 को वॉज डिक्लेयर्ड. फ्रांस को 20, देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ डेट्स इस चैप्टर में पढ़ी है. सबसे पहले तो 1774 को क्या हुआ था मैम? लुई 16 किंग बने थे. हमें पता है मैम लुई 16 जो है वो क्या बने थे? किंग बने थे. चलिए, एक डेट कौन सी एज में? 20 इयर्स में. उसके बाद हमारा यही 14th ऑफ जुलाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 14th ऑफ जुलाई 1789 बास्टिल की जो प्रिजन है उसको स्टॉर्म किया गया था. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जैक्ट डे जो है वो है हमारा 14th ऑफ जुलाई 1789. क्या हुआ था मैम? बास्टिल की प्रिजन को स्टॉर्म किया गया था लोगों के द्वारा. सम 7000 मेन एंड वुमेन थे, उन्होंने बास्टिल की प्रिजन में स्टॉर्म्ड किया था. ठीक है, एक ये डेट हो गई मैम. नेक्स्ट डेट
नेक्स्ट डेट 1791 एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था बाय नेशनल असेंबली, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया किसने? नेशनल असेंबली ने। ओके मैम, ये भी हो गया। फिर हमारी डेट आती है 21 सितंबर 1792। राइट, 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ मैम? फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। तो हमने देखा 1774 में लुई 16 जो है हमारे मोनार्क गद्दी पर बैठे थे 28 ईयर 20 साल की उम्र में, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल की जो प्रिजन है उसको स्टॉर्म किया गया लोगों के द्वारा। एग्जैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला डे है ये। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा और राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया, राइट। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस बना मैम एक रिपब्लिक। तो ये सारे जो इंसिडेंट है ये हमारे एक लाइन है किस तरीके से मोनार्की से मेन फ्रांस में क्या हो रहा था। हमने क्या देखा? पहले मोनार्की थी, ठीक है। मोनार्की से फ्रांस बना मैम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली ने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, अब आ गई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और उसके बाद फ्रांस हो गया एक रिपब्लिक। यही तो पूरा चैप्टर है, किस तरीके से वो रेवोल्यूशन ने, राइट, क्या हुआ? मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से अब फ्रांस बन गया है एक रिपब्लिक, राइट। तो ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, ठीक है, कब मैम? 1791 में नेशनल असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया और उसके बाद फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बना। कब? 21 सितंबर 1792 को, 21 सितंबर 1792 को, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो फ्रांस क्या बना? सोशलिस्ट स्टेट बना, रिपब्लिक बना, डेमोक्रेसी बना या कम्युनिस्ट स्टेट बना? मैम रिपब्लिक बना, राइट। चलिए, द टेक्स्ट कॉल्ड टाइथ was collected from French peasants by, ये टाइथ जो टैक्स था वो कौन कलेक्ट करता था? एम्परर करता था, ठीक है, एम्परर करता था या फिर आपका नोबल्स करते थे, चीफ ऑफ आर्मी करते थे या द चर्च। तो अगर हम बात करें टाइथ की तो टाइथ एक इस तरीके का टैक्स था जो चर्च को पे किया जाता था। एंड आप मुझे ये अगर हम लोग देखें कि चर्च के जो लोग हैं वो किस में आते हैं? चर्च के जो लोग हैं वो फर्स्ट एस्टेट में आते थे, इन्हें हम क्लर्जी भी बोलते थे, जो हमारे चर्च पीपल हैं। कौन से एस्टेट में आते थे मैम? फर्स्ट एस्टेट में आते थे। फर्स्ट एस्टेट के लोग थे कौन मैम? चर्च के पीपल। क्या बोलते हैं इन्हें? क्लर्जी मैम, हम इन्हें बोलते हैं क्लर्जी। चलिए, तो द चर्च जो है वो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the war against Persia and Austria, the army sang which patriotic song? हम लोगों ने देखा था कि राजा जो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में जब नेशनल असेंबली आई थी और नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा जो है ना अंडर द टेबल जाके बातचीत कर रहे थे। किसके साथ मैम? ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के साथ। उनको वो कह रहे थे भाई अपनी आर्मीज, और ऑस्ट्रियन पर्शिया राजा की हेल्प क्यों कर रहा था? वो इसलिए हेल्प कर रहा था मैम क्योंकि उनको पता था कि ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया को कि जो फ्रांस में हो रहा है कल को हमारी कंट्री में भी हो सकता है, तो वो ट्रूप्स भेजने की पूरी तैयारी में थे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आया कि नेशनल असेंबली ने ही वॉर डिक्लेयर कर दिया।
जिसके खिलाफ राजा जी लड़ने वाले थे उन्होंने ही वॉर डिक्लेयर कर दिया। लोग घरों से बाहर निकल निकल के आर्मी का पार्ट बनने के लिए आए। मतलब ये एक मतलब इस लड़ाई को हम ऐसे देखेंगे कि किस तरीके से दिखाया गया। कॉमन पीपल वर्सेस मोनार्की की लड़ाई है, किसी कंट्री और राजा की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी कॉमन पीपल और सामने कौन है, मोनार्की। ठीक है, या मोनार्क लिख लीजिए आप। ठीक है, कॉमन पीपल और मोनार्क्स की ये लड़ाई है। ओके, तो अगर हम देखें जहां जहां ये जा रहे थे, मर्सिएज करके एक सॉन्ग था, इसको बोलते हैं मर्सिएज करके एक सॉन्ग था, फ्रेंच टर्म है। तो वो जो है वो जगह जगह जब भी जाते थे उस पेट्रियोटिक सॉन्ग को वो लोग गाते हुए जाते थे, राइट। इन द वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया द आर्मी sang which patriotic song? मार्से, रिटन बाय द रॉजर दी आइल। तो अगर हम बात करें तो मर्सेज जो है, और आज के टाइम में ये फ्रांस का क्या है मैम, नेशनल एंथम है, राइट। तो मर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? जुलाई 14, 1789, राइट। तो जुलाई 14, 1789 ये डेट तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। इस टाइम पे मैम हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। What was the subsistence crisis which occurred frequently in France? हमने देखा था जब राजा गद्दी पर बैठे थे 1774 में, उनकी ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी थी। पता चला था हमें कि वहाँ की सिचुएशन खराब थी, बहुत सारे वॉर हुए थे, राइट। बहुत सारी चीजें वहाँ पर चल रही थी और राजा क्या कर रहे थे, टैक्स इम्पोज किए जा रहे थे। किस पे? थर्ड एस्टेट वालों पे। थर्ड एस्टेट वाले क्या करेंगे, वहां पे बैड हार्वेस्ट हुई थी, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे सीवियर जो है कोल्ड हुआ था, सीवियर कोल्ड, वो ठंड होने की वजह से उस साल में वहां पे बैड हार्वेस्ट हुई, फसल अच्छी नहीं हुई। मतलब क्या है मैम, फूड की शॉर्टेज हो गई मैम, फूड की शॉर्टेज हो गई। लोगों ने, जो बेकर्स थे, उन्होंने उन ब्रेड्स को होल्ड करना शुरू कर दिया। फूड की शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज होगी तो क्या होगा मैम, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। लोगों को जो है बेसिक लाइवलीहुड के लिए भी, ठीक है, जब स्ट्रगल करना पड़ता है, बेसिक चीजों के लिए भी जब स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो होते हैं हमारे सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये सिचुएशन हो गई थी कहां पर, फ्रांस में, राइट। और उस पे राजा के टैक्स पे टैक्स इंपोज करना तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। An extreme situation, एक extreme situation endangering the basic means of livelihood, जो बेसिक चीज है हमें जीने के लिए चाहिए, वो भी जब खतरे में आ जाती है। हम ये नहीं बोलते हमें बहुत ज्यादा चीजें बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए, लेकिन हमारी कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, एटलीस्ट रोटी तो मिलनी चाहिए। जब वहां पे लोगों की ये चीज भी प्रॉब्लम में आ गई तो क्या होना था, दिक्कत तो होनी थी, राइट। एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जब खतरे में आ जाता है। फूड, भाई फूड की शॉर्टेज होगी, फूड प्राइसेस बढ़ गए, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात थी। तो क्वेश्चन है, सब्सिडी इन फूड ग्रेन्स। अरे सब्सिडी मिल जाती तो बात ही क्या थी। सब्सिडी का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट जो होगा वो गवर्नमेंट पेड करती, मीन्स उस टाइम पे मोनार्क पे करते, और लोगों को कोशिश की जाती वो जो चीजें सब्सिडाइज रेट में, मतलब सस्ते दरों पर लोगों को प्रोवाइड की जाती। पर ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा उन पर टैक्स इम्पोज हो रहे थे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। लार्ज स्केल हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी मैम, अच्छा होता उन लोगों के साथ, मतलब फूड की शॉर्टेज तो नहीं होती। लेकिन सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो खतरे में ला देती है लोगों की बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को भी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। What was the name of tax which was directly paid to the state by the third estate? देखो थर्ड एस्टेट दो तरीके के मेन टैक्स देता था, एक हमने देखा टाइथ और दूसरा है हमारा टाइल्स। जो टाइल्स है वो दिया जाता था किसको, स्टेट को। देखो हमारे दो टैक्स इम्पोज है मेनली वहां पर, और भी होंगे लेकिन हमें दो को याद रखना है। टैक्स इम्पोजेस की अगर हम लोग बात करें दो तरीके, और टैक्स भर कौन रहा है भाई,
मैम थर्ड एस्टेट के लोग, क्योंकि वो बहुत अमीर है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक है आपका टाइल्स और दूसरा है आपका टाइल। ठीक है, टाइट किसको दिया जाता है? शॉर्ट में देखते हैं। टाइट दिया जाता है मैम चर्च के लोगों को, चर्च को। और टाइल किसको देते हैं भाई? टाइल दिया जाता है मैम, डायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है स्टेट को। paid to the state, state means country को। चलिए, डायरेक्ट टैक्स पेड टू द स्टेट, डायरेक्टली किसको पे किया जा रहा है मैम? स्टेट को। ये किसको किया जा रहा है? चर्च को। और कौन पे कर रहा है मैम? थर्ड एस्टेट वाले पे कर रहे हैं। कौन पे करेगा? थर्ड एस्टेट वाले पे करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोच रहा उनके पास बहुत पैसा है। थर्ड एस्टेट वाले तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट क्या है, वो क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट मैम, उनको एग्जम्पशन है, छूट मिली हुई है, उनको टैक्स नहीं पे करना, प्रिविलेज्ड है बाय बर्थ। सेकंड एस्टेट ये क्या कर रहे हैं? ये कोई टैक्स पे नहीं कर रहे। ठीक है, कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन मतलब मैम छुटकारा मिला हुआ है, प्रिविलेज्ड है बाय बर्थ, कि इनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि इनको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है। तो हम देख सकते हैं दो तरीके टैक्स इम्पोजेस की बात आती है तो मेन दो टैक्स की हम बात करते हैं। टाइट जो दिया जाता है चर्च को, टाइल जो डायरेक्ट टैक्स है किसको पे कर रहे हैं? स्टेट को। उसके बाद हमारी जो थर्ड एस्टेट है वो टैक्स पे कर रही है। फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट जो है वो टैक्स पे नहीं करती है, उनको प्रिविलेज है बाय बर्थ, उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है मैम, छुटकारा मिला हुआ है किससे? टैक्स पे करने से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा टाइल। लीवर क्या है? लीवर्स एक टाइप की करेंसी है। टाइथ हमें पता है चर्च को पे किया जाता है, तो बचा टाइल जो कि डायरेक्टली पेड टू द स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ द अबव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। विच ऑफ दीज पीपल वर एंटाइटल्ड टू वोट? कौन से लोग जो है, जब नेशनल असेंबली बनी थी और वोटिंग राइट दिए गए थे तो कौन से लोग वोट दे सकते थे? अगर हम लोग बात करें वहां पर जो भी 25 प्लस, ठीक है 25 से अबव है और जो अपनी 3 दिन की लेबर का जो वेजेस है वो एज अ टैक्स पे कर रहा है, तो वो लोग जो हैं वो वोट दे सकते थे। क्या ये जस्टिफाइड था? बिल्कुल नहीं मैम। पीजेंट्स जो थे, वुमेन्स थी जिन्होंने स्ट्रगल किया, उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। अगर हम बात करें ओनली मेन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज एंड मेन हु पे टैक्स इक्वल टू कितना? एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज, अपनी तनख्वाह का 3 दिन का एटलीस्ट एज अ टैक्स पे करते हैं, वो जो है उनके पास वोटिंग राइट है। दूसरा है मेन हु पे टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर वेजेस। अगर ऐसा है तो इसमें तो 24 ईयर वाले भी आ जाएंगे, 20 एज भी मैटर करती है और वो 3 दिन भी मैटर करते हैं। जो इस दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो जाके मैम वोट देगा, राइट। मैन एंड वुमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, ये तो यहीं खत्म हो गया क्योंकि मैन एंड वुमेन, ओ माय गॉड ये क्या बात कर दी, बिल्कुल भी नहीं, राइट। ओनली मैन अबव 25, ओनली मैन अबव 25 ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं। 3 डेज ऑफ लेबर की जो वेजेस है वो भी तो पे करनी है, तो ये भी नहीं होगा। मैन हु पे टैक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये तो दे दिया कि मैन जो टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया क्या मैम कि 25 ईयर्स ऑफ एज, दोनों क्राइटेरिया पूरे होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है, जिसमें बताया गया है कि जो मैन थे अबव 25 ईयर्स ऑफ एज एंड मैन हु पे टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज का वेजेस जो देते थे वो है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1791 में मैम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का। और ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, इसने फ्रांस को क्या बना दिया? देखिए हमने देखा था कि फ्रांस जो है पहले था मोनार्की, ठीक है, वहां पे किंग रूल था। उसके बाद वहां पर क्या बनी मैम? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और उसके बाद फ्रांस क्या बना मैम? एक रिपब्लिक। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो न्यू फ्रांस जो है मोनार्की से किस साइड शिफ्ट हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की साइड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आया क्या मैम? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब राजा जो है उसकी पावर जो है वो लिमिटेड है क्योंकि उनको गवर्न करेगा कौन? देखेगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है मोनार्क वर्क करेगा, इसीलिए आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मैम। तो हमारा आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ऑन 20 जून की बात है भाई। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट रिजेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्से फोर्ट। देखिए हमें पता है जो वर्से का एक टेनिस कोर्ट ओथ हुई थी 20th को, ठीक है, 20th ऑफ जून को। किससे रिलेटेड थी मैम? ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो लिमिट कर देगा किंग की पावर को। यस, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी, राइट। ओके, मेकिंग अपील टू सपोर्ट द किंग इन टाइम्स ऑफ नीड। एक अपील की गई इस ओथ में कि भाई जब राजा को जरूरत होगी तब हम उनको सपोर्ट करेंगे। डिक्लेयरिंग अ रिवोल्ट, एक रिवोल्ट करेंगे या फिर हम एक हंगर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, या एक भूख हड़ताल की जाएगी। भाई उस टाइम पे एक ओथ ली गई थी, एक नेशनल असेंबली बनाई गई और उस नेशनल असेंबली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ड्राफ्ट करना है एक कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट करना है क्या? अ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्या कर देगा? वो लिमिट कर देगा किसको मैम? पावर्स ऑफ द किंग को। पावर्स ऑफ किंग। इससे क्या होगा मैम? वहां पर आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे वहां पर क्या आएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। तो ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन 20th ऑफ जून को, ठीक है, इंडोर टेनिस कोर्ट जो वर्से का है वहां पे एक ओथ ली गई जिसमें डिसाइड किया गया ड्राफ्ट किया जाएगा मैम एक कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ का? फॉर फ्रांस, विच लिमिटेड द किंग्स पावर, जो किंग की पावर को लिमिट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बुक्स वॉज रिटन बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी है? सीधा सीधा क्वेश्चन है ये हमारा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, राइट। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है वो लिखी गई है जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक ने हमारी ये बुक लिखी है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मैम? 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है मैम। जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में डिवाइडेड थी 3 एस्टेट,
ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैम, हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी की, डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। राइट, डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी की बात चल रही है, कहां पर मैम? फ्रांस में। और फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइडेड है। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, और उसके बाद थर्ड एस्टेट। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट में कौन आते हैं मैम? चर्च के लोग। मैम फर्स्ट एस्टेट में आते हैं चर्च के पीपल, द चर्च पीपल। चर्च पीपल कौन मैम? जैसे कि हमारे क्लर्जी हो गए, राइट, हमारे क्लर्जी हो गए। फिर आते हैं सेकंड एस्टेट पे मैम। सेकंड एस्टेट में कौन आते हैं? सेकंड एस्टेट में आते हैं हमारे रॉयल फैमिलीज, एंड मिनिस्टर्स जो हैं, रॉयल फैमिली और मिनिस्टर्स, शाही लोग जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारी नोबेलिटी है मैम। और थर्ड एस्टेट में आता है हमारा आम आदमी मैम, कॉमन पीपल। कौन है इसमें मैम? मर्चेंट्स है, कुछ अमीर भी हैं, ठीक है, मर्चेंट्स, लॉयर्स, आर्टिजन्स, पीजेंट्स, डेली वेज लेबर्स, राइट। इस तरीके से जितने भी लोग हैं वो आ जाते हैं हमारे किस में मैम? थर्ड एस्टेट में। ये जो दोनों एस्टेट है मैम, आपको पता है इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, राइट। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के लोगों को मैम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, एग्जम्पशन है। किससे? टैक्स से, ठीक है। और टैक्स पे करना पड़ता है सिर्फ, और इनको प्रिविलेज बाय बर्थ है कि इनको टैक्स पे नहीं करना है। और थर्ड एस्टेट जो है हमारी, वो कौन है मैम? इन्हीं को क्या, सारे टैक्स जो इम्पोज होते हैं, जितने भी टैक्स इम्पोज होते हैं मैम, वो हमारी थर्ड एस्टेट पर होते हैं, राइट। तो ये है हमारी क्या मैम? फ्रेंच सोसाइटी का डिवीजन, राइट। तो अगर हम लोग देखें 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मैम 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वर लेड बाय। देखिए हमें पता है जब हमारा नेशनल असेंबली वाला जो चल रहा था, जहां पे जनरल एस्टेट की मीटिंग हो रही थी, तो ना ये जो हमारी थर्ड एस्टेट थे इसको कौन लीड कर रहा था? लुई 16 कर रहे थे और मैरी एंटोनेट। ये क्यों करेंगे थर्ड एस्टेट वालों को? ये तो उनके अगेंस्ट ही काम करते थे, टैक्स इम्पोज करते थे। राजा और रानी बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेनिन एंड केरेंस्की जो है वो कर रहे थे, बिल्कुल नहीं मैम। मिराबू एंड अबेसियस कर रहे थे, यस। मिराबू एंड अबेसियस जो है ये लीड कर रहे थे मैम किसको? थर्ड एस्टेट वाले लोगों को। तो मिराबू एंड अबेसियस, राइट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच एस्टेट एंजॉयज प्रिविलेजेस बाय बर्थ? अभी मैंने आपको समझाया, हमारी 3 एस्टेट है मैम, हमें बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। इन दोनों में जो हम लोगों को, मतलब अगर हम लोग बात करें एंजॉय कर रहे थे प्रिविलेजेस बाय बर्थ,
किन के पास प्रिविलेजेस बचपन से ही, जन्म से ही अधिकार थे, जैसे कि उनको एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स था, किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना था, तो वो कौन थे मैम? हमारी क्लर्जी एंड नोबैलिटी, मींस फर्स्ट और सेकंड एस्टेट। ठीक है, क्लर्जी मींस मैम फर्स्ट एस्टेट, नोबैलिटी मींस मैम सेकंड एस्टेट, राइट। इन दोनों को ही प्रिविलेजेस थी, थर्ड एस्टेट को तो टैक्स देना ही पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, बोथ ए एंड बी जो है वो आपका राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी, क्लर्जी एंड नोबेलिटी दोनों का एग्जाम्पशन थी, किसके? ये प्रिविलेजेस थी बाय बर्थ, किसी तरीके का टैक्स जो है इनको नहीं देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये है हमारे पास एक पिक्चर, राइट, और आपको बताना है घोड़े पे सवार कौन है ये। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कौन है ये, क्या ये लुई 16 है? राइट, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, जिनका जो टाइम है रेन ऑफ टेरर भी बोलते हैं। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो टाइम है इसे रेन ऑफ टेरर भी बोलते हैं, आतंक वाला जो टाइम है। क्योंकि इन्होंने सीवियर पनिशमेंट की जो पॉलिसी है वो अपनाई थी, ये सीधा ग्लूटाइन करवा देते थे छोटी छोटी बातों पे, राइट। लास्ट में उनका भी वही अंजाम हुआ था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट है या जॉन लॉक है? तो अगर हम लोग देखें ये जो पर्सन है ये है हमारे नेपोलियन बोनापार्ट मैम। ये है हमारे कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 में आए, कहाँ पर? फ्रांस का साम्राज्य जो इन्होंने संभाला, राइट, एज अ डिक्टेटर बन के ये आए। लेकिन बाद में अगर हम लोग बात करें, उसके बाद एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, जिसके बारे में डिटेल में हम मैम 10th क्लास में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी कब? 1815 में, जिसमें ये हार भी गए थे, राइट। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, ये उसमें हार गए थे। तो ये पिक्चर है मैम नेपोलियन बोनापार्ट की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय मॉन्टेस्क्यू? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने डिवीजन ऑफ पावर की बात की थी। उन्होंने कहा कि पावर जब किसी एक के हाथ में होती है ना, बिल्कुल सही नहीं होती। जैसे मोनार्क, सारे डिसीजन कौन ले रहा है? मोनार्क ले रहे हैं, तो क्या वो सही है? डिवीजन ऑफ पावर किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए, उसके लिए 3 बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी मैम? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड आपका जुडिशरी। राइट, तो ये बात किसने कही है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर की। डिवीजन ऑफ पावर, ये मॉन्टेस्क्यू ने बोला है मैम कि पावर को डिवाइडेड होना चाहिए, पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्रांस में थी, किसके हाथ में? मोनार्क के हाथ में, राजा के हाथ में। पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे डिसीजन के लिए पावर जो है 3 चीजों में होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए। किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कौन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उन्होंने दी, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी या थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी? उन्होंने बात की थी थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मैम? कहता है द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल इन फ्रांस बिकॉज। बास्टिल की जो जेल है, बास्टिल क्या है मैम? प्रिजन है। कहां पर है? ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में है। स्टार्टिंग में ही हमें एक इमेज दिखेगी हमारे चैप्टर में, जहाँ पे बास्टिल की जो प्रिजन है उसको स्टॉर्म किया गया है लोगों के द्वारा। ठीक है, हमने ये देखा था
14 जुलाई 1789 का टाइम पीरियड है मैम। जितने भी 7000 मेन एंड वुमेन जा रहे हैं किसकी साइड, बास्टिल की जेल की तरफ। क्यों? क्योंकि एक र्यूमर फैली है, एक अफवाह फैली हुई थी कि राजा ने अपने ट्रूप्स को आदेश दिए हैं कि लोगों पर गोलियां चलानी हैं। तो क्या लोग चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वही लोग 7000 मेन एंड वुमेन इकट्ठा हुए टाउन हॉल के पास और उन्होंने बना ली एक पीपल मिलिटिया। पीपल मिलिटिया बनाने के बाद अब क्या चाहिए? हथियार। मिलिट्री विदाउट वेपन किसी काम की नहीं है मैम, तो उनको चाहिए थे वेपन्स, और वो उन्हीं वेपन्स की खोज में कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जा रहे थे। लास्ट में वेपन्स कहाँ मिलेंगे, वो आर्म्स कहाँ मिलेंगे, उन एमिनेशन की तलाश में वो गए मैम ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में, जहां पर क्या थी मैम, बास्टिल की प्रिजन थी। इन सर्च ऑफ एम्यूनेशन, हथियारों की खोज में ये यहाँ गए और वहां पर जाके उन्हें क्या मिली, आर्म्स, हथियार मिले। वहां के कमांडर को मार डाला लोगों ने और 7 प्रिजनर्स को रिलीज कराए, ये हमने देखा था, राइट। तो ये किसकी निशानी? अब राजा जो है किसी को भी कब, अब वहां पे उस टाइम में क्या थी, मोनार्की थी, और मोनार्की में राजा किसी को भी सजा देगा तो कहाँ डालेगा, जेल में डालेगा। तो बास्टिल की जेल जो है उसके डिस्पोटिक रूल की निशानी थी मैम, उसके निरंकुश जो राज था, शासन था, उसकी निशानी थी, जिसमें वो लोगों के साथ इस तरीके का बिहेव करता था। थोड़ी सी भी पनिशमेंट होती थी तो उनको कहाँ डाल देता था, जेल में डाल देता था। The Bastille was hated by all in France because it stood for the despotic power of the king. Right? आंसर है क्योंकि वो राजा के निरंकुश होने का जो प्रतीक था। राइट? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मैम। क्वेश्चन नंबर 19 ये है हमारी स्क्रीन पर। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द नेशनल असेंबली कन्वीन्ड इन फ्रांस इन 1789 वाज। सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था जो नेशनल असेंबली बनी थी मैम? था क्या? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, लोगों के राइट्स की बात की गई थी। ओके, तो इशूइंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एक ब्रोकन चेन। हमने देखा था बहुत सारी हमें इमेजेस दी गई थी, उनका क्या मतलब है। तो एक ब्रोकन चेन जो है वो दिखाई जाती है, उसका मतलब क्या होता है? भाई एक चेन है, उसको ब्रोक करके दिखाया गया तो क्या मतलब होगा उसका मतलब है हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं। अगर चेन बांधी हुई है तो इसका मतलब स्लेवरी है, ठीक है, किसी स्लेव्स को बांध के लाया गया वो शो करता है। लेकिन मतलब हम कोई भी फ्रीडम की बात की जाती है, जब भी ब्रोकन चेन, भाई वो बेड़ियां हमने तोड़ दी हैं, तो अगर वो बात की जाए तो एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री होता है मैम। ठीक है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, हम बिल्कुल आजाद हैं। तो अ ब्रोकन चेन सिंबलाइज्ड, एक ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज करती है मैम? एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, हम बिल्कुल फ्री हैं, आजाद है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। राइट, चलिए इसी के साथ हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहां पर मैम? YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर बात करें मैम, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस मैम हमारे पास हैं। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, क्रैश कोर्स भी कराया जाता है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं। हमारे पास इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों चैनल्स हैं। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.